मनी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे कोबरा पोस्ट के सनसनीखेज खुलासे पे। कोबरा पोस्ट ने हाल फिलहाल में एक एक्सपोजे किया जिसमें उसने भारत के सबसे 3 बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में ये खुलासा किया कि किस प्रकार ये बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग में इनके एम्प्लॉयज खासकर मनी लॉन्ड्रिंग के काम में एक तरह से हिस्सेदार हैं, किस प्रकार ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं कस्टमर्स के बिहाफ पे। और जिस प्रकार का एक खुलासा है उससे काफी सनसनी सी फैल गई है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में वाकई में इस प्रकार की धांधली है। इस विषय पे चर्चा करने के लिए कि क्या इसका कोई समाधान है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे नाजुक मुद्दे को सरकार अगर टैकल करना चाहती है तो क्या इसकी शुरुआत बैंक से करे या इसको काबू में लाने के लिए और दूसरे बड़े संशोधनों की जरूरत है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली स्टूडियो में हैं श्री जेपी शर्मा, फॉर्मर डायरेक्टर हैं सिंडिकेट बैंक के। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ श्री एस.सी. चावला हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पार्टनर एस चावला एंड कंपनी और भूतपूर्व डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चावला जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ श्री यूएस भार्गव हैं, भूतपूर्व चीफ जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। भार्गव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हर्ष रुंगटा है हमारे साथ, सीईओ अपना पैसा .com से मुंबई से। हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम सबसे जुड़ने के लिए। तो मेरा अहम सवाल यही है कि कोबरा पोस्ट ने जो सनसनीखेज खुलासा किया, भारत के कई प्रांतों में वो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेस में जाके उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और काफी सनसनी सी फैल गई है कि जिस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने एक केस वो सामने लेके आए, जिस प्रकार बैंक के एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि हाँ हम ये भी कर देंगे, हम ये इस तरह भी आपका साथ देंगे पैसे, काले पैसे को सफेद करने में। मैं ये जानना चाहता हूं, आप सब बैंकिंग क्षेत्र से किसी न किसी समय पे जुड़े रहे हैं। भार्गव जी, आपसे शुरू करते हैं, क्या ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जिस प्रकार दिखाया गया है? नहीं, आशुतोष जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो गाइडलाइंस दी गई है रिजर्व बैंक के द्वारा और बदले में फिर बैंकों के हेडक्वार्टर्स ने जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं उसके अनुसार जो कंट्रोल्स मेजर्स हैं वो पर्याप्त हैं, जिसकी वजह से बहुत केवाईसी नॉर्म्स और मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो कदम उठाए जाने हैं वो सारे के सारे प्लेस में होते हैं। इसके अलावा मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि हर ब्रांच जो होती है वो 3-4 ऑडिट उसको फेस करने होते हैं। बैंक का अपना इंटरनल ऑडिट सिस्टम होता है और खासतौर से जो बड़ी ब्रांचेज होती हैं उनके अंदर तो कंकरेंट ऑडिट होता है, यानी आज आपका जो काम हुआ वो नेक्स्ट डे ऑडिटर देखेगा और ऑडिटर और जो मेन लाइन के वर्कर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, उनका आपस में किसी तरह का संबंध नहीं होता कि एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात करें। क्योंकि वास्तव में ये भी है कि अगर वो ऑडिट डिपार्टमेंट वाला अपने ऑडिट के अंदर किसी तरह की यदि कमी छोड़ देता है तो ही ऑल्सो इज मेड आंसरेबल कि कल उसने ये काम कैसे नहीं किया। फिर इसके बाद जो है जब उनका आपका रिजर्व बैंक का ऑडिट होता है तो टेस्ट चेकिंग रिजर्व बैंक ऑडिटर्स भी करते हैं कि केवाईसी नॉर्म्स पूरी तरह से फॉलो किए गए कि नहीं किए गए। और तीसरा ये है कि आपके जो स्टेचुटरी ऑडिट होता है, आपका जो बैलेंस शीट फाइनल करते वक्त और आजकल क्वार्टरली होने लगा है, उसके दौरान भी जो ऑडिटर्स हैं वो टेस्ट चेक करते हैं। प्लस क्या है कि आज की तारीख में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं वो इस तरह के प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि जिसके अंदर कोई भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन यदि हो रहा है वो सॉफ्टवेयर थ्रो कर देता है। अब उसके अंदर जो मेरी नॉलेज है उसमें कमी ये है कि सॉफ्टवेयर अपने आप में पर्याप्त है और उसमें अगर आपका जैसे स्टूडेंट का अकाउंट है या हाउस होल्ड अकाउंट है और उसमें कोई बड़े ट्रांजेक्शन आ रहे हैं तो उसमें क्लियरली आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बैंकों में उस सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करने के लिए जो स्टाफ है वो पर्याप्त संख्या में लगाया नहीं, क्योंकि एक अच्छे बैंक के अंदर करीब 20 से 25 लाख ट्रांजेक्शन एक दिन में होते हैं। उन ट्रांजेक्शन को पूरी तरह से एनालाइज करने के लिए पर्याप्त फोर्स होनी चाहिए, जो बहुत सारे बैंकों ने नहीं लगा रखी है। और जैसे ही कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन नजर आते हैं तो उसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को इमीडिएटली बैंक को रिपोर्ट करना होता है और वो फर्दर फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को एस्केलेट कर देती है। तो इस सारे कंट्रोल्स के साथ मैं नहीं समझता हूं कि इतना रैम्पेंट हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे केवाईसी नॉर्म्स को फ्लाउट करके अपने अकाउंट खुलवा रहे हों और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़े लेवल पे हो रही हो। शर्मा जी, आप बताइए किस प्रकार की स्थिति है इस समय, क्योंकि खुलासे से बहुत बड़ी सनसनी फैल गई और ये माना गया कि ये एक तरह से प्रचलन हर बैंक में अब उंगलियां उठाई जा रही कि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है, खासकर केवाईसी को लेके। तो जो मौजूदा केवाईसी नॉर्म्स हैं क्या वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है? नहीं, ये जो प्राइवेट सेक्टर की जो 3 बैंकों का जिनका जिक्र आया है, ये आम धारणा है कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए जो है कुछ अनएथिकल जो है वो काम जो है वहाँ होते हैं। और इससे पहले भी चाहे गोल्डन ट्रस्ट बैंक हो, बैंक ऑफ कराड़ हो, ये इससे पहले के एग्जांपल हमारे सामने रिसेंट एग्जांपल्स हैं कुछ वर्ष पहले के, तो इतना ज़्यादा हमारे लिए शॉकिंग नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक तरफ और दूसरी तरफ जो है वो
जो इनको टारगेट्स वगैरह दिए जाते हैं उसका लालच जो है अधिक से अधिक कमीशन लेने का जो वो भी उसके पीछे है। और दूसरा जो है वो बीइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक दे वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस तरह की जो जहाँ तक सिस्टम की बात है, रूल रेगुलेशंस आर देयर, लेकिन हु विल प्रिवेंट, हु विल इम्प्लीमेंट? Those who are there to implement and ensure implementation, they themselves are involved. So first we have to see whether it is a systematic failure or systematically it is done. That is the main point here. Thereafter we can talk how to improve upon the loopholes. चलिए लूपहोल्स की बात करते हैं। चावला जी आप बताइए, जो मौजूदा नॉर्म्स हैं, जो केवाईसी नॉर्म्स हैं, जो सरकार ने प्रावधान लिए हैं, जो एक्ट्स हैं, क्या वो अपने आप में इसको काबू नहीं कर सकते? The KYC norms which are in place, they are enough. Now, bank manager, poor fellow, as Mr. Sharma told, he has lot of targets to make profit, advances, to sell non-banking products like insurance, mutual funds. One poor fellow, he has to do so many things. Now, given these many targets, he has to sometimes, I will not say systems, KYC norms which are in place, they are quite okay. Now, the pool of data, central pool of data should be such that press of button he should know, if Mr. X has come to my bank, he should put X. We are adopting all these things from European countries. Now of course their economy is bad. Otherwise they were all closing their eyes till they wanted capital. Our country is starving of capital. So we should always see that look, if curve is 98% okay, we should not bother about 2%. We are capital deficient country. So you should provide some central pool of information whereby you just press a button, where information from police, information from tax authorities, everything should be in place by the press of button. One poor manager, whatever he is doing enough. Now this Cobra thing, I think it is blown out of proportion. You know, our systems are such, I don't think there is private bank or government bank. All banks are equally under pressure. जी, ये तो रही बैंकर्स का नजरिया ये था। पुनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुनीत गरखेल, हेड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग, महिंद्रा स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। पुनीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हर्ष, मेरा पहला सवाल आपसे है, ये तो रही बैंकर्स के पर्सपेक्टिव से, वो क्या मानते हैं, आप बताइए, क्या मौजूदा केवाईसी नॉर्म्स अपने आप में कारगर हैं? आशुतोष, वो उस सवाल का जवाब देने के पहले एक चीज़ तो हमको माननी पड़ेगी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। मतलब मैंने सारे टेप्स तो नहीं देखे, काफ़ी वॉल्यूमिनस टेप्स थी, लेकिन मेरा आधा संडे गया इन टेप्स को देखने में। क्लियरली समथिंग इज़ रॉन्ग। तो ये अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मतलब इस फैक्ट को हम विषय नहीं कर सकते कि कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ, ये जरूर हमको देखना चाहिए कि गलत क्या हो रहा है। अब ऑब्वियसली गलत अगर ये हो रहा है कि मिस सेलिंग हो रही है, और मेरे ख्याल से कोई इस बात से इनकार, कोई भी इंडिपेंडेंट आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि रैम्पेंट मिस सेलिंग होती है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की। और वो क्यों होती है उसके बारे में तो अभी बात हुआ, टारगेट्स होते हैं। ऑब्वियसली जो फी इनकम बैंक्स को मिलती है उसका जो प्रीमियम है मार्केट्स में ज़्यादा मिलता है, और इस वजह से काफ़ी जो है उस पर काफ़ी दबाव रहता है, टारगेट्स काफ़ी स्टिफ होती हैं। और कई बैंकों में ऑब्वियसली परफॉर्म और पेरिश, या तो काम करिए, खूब सारा आप इंसेंटिव कमाइए, प्रमोशन कमाइए, या अगर आप वो टारगेट्स नहीं मीट कर पा रहे हैं तो आप फायर भी हो सकते हैं। वो एक जो कल्चर है उस वजह से ये देख रहे हैं। अब रहा सवाल, तो मिस सेलिंग है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एकदम साफ झलक रही है, लेकिन ऑब्वियसली मिस सेलिंग शायद इतनी ज़्यादा रैम्पेंट है और इतनी हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टीवी पे उसका स्टिंग करेंगे तो टीवी पे वो बिकेगा नहीं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑन द अदर हैंड इज़ अ ह्यूज इशू। मतलब सारी मतलब उसमें तो सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए उसको एक्सपोज करने पर इतना डिबेट उठ रहा है।
लेकिन क्या एंटी मनी ये जो सारा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, क्या इसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपोज हुआ है या मिस सेलिंग एक्सपोज हुआ है? मेरे ख्याल से क्लियर है, मिस सेलिंग बहुत रैम्पेंट है, ये क्लियर एक्सपोजर है। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केवाईसी, अगर वो जर्नलिस्ट एक्चुअली कैश लेके पहुंच जाता ब्रांच में तो क्या उसके अकाउंट खुलते? उसमें मैं इनसे काफी सहमत हूं कि शायद नहीं खुलते, क्योंकि ये जो है ये ऑपरेशंस टीम के हाथ में होता है। ऑपरेशंस टीम का इंसेंटिव क्लियरली सेल्स पर निर्भर नहीं होता। ये सिस्टम बैंकों में है तो कम से कम बैंकिंग सिस्टम शायद यूज नहीं होता, लेकिन चूंकि इंश्योरेंस बेचने के लिए इतना प्रेशर है, उसमें कोई केवाईसी नॉर्म्स इंश्योरेंस के भी बहुत स्ट्रांग है। अब लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाला कौन? बैंक तो उसको इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंप्लीमेंट नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो कि बैंक के खुद के आदमी हैं, बहुत स्ट्रांग इंसेंटिव है बेचने के लिए, तो क्या वो नजरअंदाज कर देंगे वो केवाईसी नॉर्म्स? चांसेस आर कि हो सकता है कि वो नजरअंदाज वहां हो जाए। तो ये जो एक रवैया रहा है कि केवाईसी इज ओके, बैंकिंग सिस्टम का केवाईसी ओके है, मेरे ख्याल से सही है। मेरे ख्याल से ये अगर वो कैश लेके पहुंच जाता जर्नलिस्ट तो उसका अकाउंट तो शायद मुश्किल ही खुलता, या खुलता भी तो फ्लैग ऑफ हो जाता। इंश्योरेंस पॉलिसीज जो उनको बेची जा रही थी, क्या वो ले पाता? शायद चांसेस आर मच बेटर कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी शायद ले लेता। बैंक अकाउंट खुलने में शायद उसको थोड़ी दिक्कत आती, ऐसा मुझे लगता है। चलिए ठीक है, दो बहुत अहम सवाल उठाए हैं हर्ष ने। एक मिस सेलिंग का मुद्दा उठाया है और एक उठाया है बैंक एश्योरेंस। क्या बैंक एश्योरेंस का जो मॉडल है अपने आप में फ्लॉड है? मैं पुनीत से भी चर्चा जारी रखूंगा कि क्या मौजूदा केवाईसी नॉर्म्स अपने आप में कारगर नहीं है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। मनी मंत्रा में आपका स्वागत है और चर्चा चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पे, और जिस प्रकार कोबरा पोस्ट ने खुलासा किया देश के 3 बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या वाकई में केवाईसी नॉर्म्स मौजूदा तौर पे कारगर नहीं है? क्या इनको और कड़ा करने की जरूरत है? पुनीत है हमारे साथ, पुनीत गरखेल, हेड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग, महिंद्रा स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। पुनीत, आप बताइए, मौजूदा केवाईसी नॉर्म्स को और कड़ा करने की जरूरत है? देखा, जैसे बाकी भी कह रहे थे कि जनरली जो केवाईसी नॉर्म्स रेगुलेटर्स ने, आरबीआई ने डाले हैं, वो काफ़ी हद तक अपने सिस्टम में सक्षम है। अगर आप देखेंगे तो वो 4 चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, स्पेशली द कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड रिस्क असेसमेंट। ये 4 मेजर चीज़ों को उन्होंने बड़ी एलैबोरेट वे में वहाँ बताया गया है। तो मुद्दा जहाँ पे आ रहा है, आई वुड पर्सनली फील इज कि मोर इन टर्म्स ऑफ हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट बैंक्स एंड हाउ इट इज़ बीन मॉनिटर्ड, और किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है ऑन अ रेगुलर बेसिस। जहाँ पर मेरा व्यू जाता है कि काफ़ी हद तक जो प्रेशर्स हैं सेलिंग के ऊपर वो बहुत एविडेंट हैं, और यही चीज़ बाहर निकल के आई है एज इट हैज़ बीन टोल्ड बाय माय अदर पैनलिस्ट। बट वेदर हम लोग इस चीज़ के ऊपर उसको रेगुलेट कर रहे हैं और हमारे टीम को बता रहे हैं कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग दे रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे असेसमेंट्स करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं इसे अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने में। तो आई वुड से द नॉर्म्स और द केवाईसी नॉर्म्स आर परफेक्टली फाइन। इट इज़ द वे वी लुक एट द इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हर्ष के पॉइंट पे वापस आना चाहूंगा। हर्ष ने बोला कि मिस सेलिंग बहुत रैम्पेंट है, तो क्या मुद्दा केवाईसी का नहीं है, क्या मुद्दा वाकई में मिस सेलिंग का है? हाँ, मैं हर्ष जी से सहमत रहूंगा, क्योंकि जैसे जो आमतौर पर जो मार्केटिंग के लोग होते हैं बहुत सारे कमिटमेंट्स करते हैं, जबकि फैक्चुअल पोजीशन में जब हम आते हैं, एक्चुअल एग्जीक्यूशन की स्टेज पे आते हैं, तो उनमें मालूम पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें जो उसने कमिट की थी वो नहीं हो रही है। और इंश्योरेंस के मामले में, बैंक एश्योरेंस के मामले में, बैंक के एम्प्लॉइज वास्तव में डीएसए बन जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, और इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो कमिट ऐसी कर जाते हैं या करने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअल में बाद में अवेलेबल होना नहीं होना एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। हालांकि आज जो है आपके कस्टमर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन आईटी का सपोर्ट आज आपके पास ऐसा है कि अगर आप चाहें तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मामलों में जहाँ लीवे होता है वहाँ चाहे अनजाने में चाहे जानबूझ के इस जो लीवे को है वो काम में लिया जाता है। जैसे आपके अकाउंट खोलना है, उसके लिए आपकी पर्सनल आइडेंटिटी और आपके रेसिडेंशियल आइडेंटिटी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इनमें मान लीजिए आपका एक पूरा नाम जो है आशुतोष शर्मा के नाम से अगर आपका है पूरा नाम, तो आपने एक जगह आशुतोष शर्मा अपना नाम दे दिया, दूसरी जगह जाके आपने कहा मेरा नाम ए शर्मा है।
और ऐसे ही आपके पास अगर मान लीजिए दो अलग अलग जगह प्रॉपर्टी है जी, उन दोनों प्रॉपर्टी का आपने अलग अलग नंबर दे दिया, तो उसमें जो है ना आपके जो सिस्टम कैप्चर नहीं करेगा, सिस्टम कैप्चर नहीं करेगा। और सिस्टम अगर एक ही आईडी से कैप्चर करता है तो विद अ प्रेस ऑफ बटन सारे के सारे अकाउंट एक जगह देखे जा सकते हैं और उसके जो ट्रांजेक्शन है वो कोरिलेट हो सकते हैं। जी, जी। तो ये चीजें जो है ना हम किस तरह से और कम कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है, ताकि इन जो थोड़े से लीवेज हैं इनका दुरुपयोग जो हो रहा है उसको रोका जा सके। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, कई बार जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं केवाईसी को पूरी करने के लिए, कस्टमर को अननेसेसरी हैरेस ना किया जाए, ये भी इंश्योर करने की जरूरत है कि जैसे आपका पर्सनल आईडी है जी, उसके लिए एक चीज चाहिए। कई बैंक के एम्प्लॉइज उसमें 4-4 चीजें मांग लेते हैं। ऐसे रेसिडेंशियल प्रूफ है उसमें एक पर्याप्त होता है लेकिन 4-4 मांग लेते हैं। तो हमें एक बैलेंस करने की जरूरत है, ना तो बहुत स्ट्रिक्टनेस आ जाए ना बहुत ऐसा लैक्स कर दिया जाए इन रूल्स को कि उसका नाजायज फायदा उठाएगा। मैं यहाँ पर पैन की बात करूंगा। परमानेंट अकाउंट नंबर जो था वो माना गया था कि एक प्रकार से एक आइडेंटिफिकेशन होगा कि अगर किसी के मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो वो कंसोलिडेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने कोबरा पोस्ट के एक्सपोजे में देखा है कि यदि 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन आप करते हैं कैश में, आपको तभी पैन नंबर देना पड़ेगा। उससे नीचे यदि आप 49,990 तक की ट्रांजैक्शन पे भी आपको पैन नंबर देने की जरूरत नहीं है। इसका भी बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। तो क्या पैन की जो लिमिट है कैश की, क्या वो अगर घटा दी जाए 10,000 15,000 कर दी जाए, क्या वो एक समाधान हो सकता है? तो इसमें आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। ड्राफ्ट मेकिंग इज ऑल्सो लाइक दिस। सपोज यू गो टू बैंक एंड आस्क फॉर द ड्राफ्ट less than 50,000 you don't need, so you can make it 10,000, but you have to be very careful that our large population which is it is in rural areas, and now lot of money is there in rural areas, so we have to strike a balance. They don't understand what PAN is, they don't understand what, so you can reduce the limit, make it 10,000. नहीं, आप पैन न दीजिए, आप आधार से लिंक कर दीजिए, आधार कर दीजिए जी, so but make it 10,000. After how many drafts you will buy, and if you know there was some move from the intelligence department, taxation side, to gather the information. I don't know what happened to that. Intelligence unit is there, financial intelligence unit, to collect the data who bought the draft for 49,000 rupees. जी. So I don't know what is the outcome of that, because it's a very tall order. India is a big country. So my only submission is that you can reduce not 50,000, make it 10,000. So people will go and pay, or you say I will give you draft through your account. जी, I will not give you cash. जो ज्यादातर प्रैक्टिस अब बैंक्स फॉलो करते हैं। मैं यही प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की बात करूंगा। यदि आपको आज की डेट में ड्राफ्ट बनवाना है, ड्राफ्ट के लिए आप किसी बैंक में जाइए, ज्यादातर बैंक्स आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगते हैं। यदि आप बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो आपको बहुत आसानी होती है। यदि आप कैश लेके जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो हमने बात की कि 49,900 की लिमिट देके भी आप ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, तो क्या यदि हम इसको 10,000 कर दें तो क्या उससे भी काफी हद तक इस पे लगाम लग सकता है? जैसा चावला जी ने कहा कि वी हैव टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर जो रूरल साइड में है, तो उनके पास पैन वगैरह नहीं होता है। 10,000 जो है एक बहुत छोटा अमाउंट है। यहाँ जो दुर्भाग्य की बात है, जो एक्सपोजर जो हुआ, जिनको ये ध्यान रखना है कि ये रूल रेगुलेशन चेक पॉइंट्स के लिए रखे गए हैं, लेकिन वो चेक पॉइंट्स को मिसयूज जो है इंटेंशनली किया जा रहा है। It is not a question of innocence, it is the question of indulgence. और उसका जो है एक उसको फॉलो करने की बजाय जो है जो जिसको फॉलो करना है वो खुद तरीके बता रहा है कि आप जो है इस तरीके से इससे बाहर निकल सकते हैं। जो और ये एक जो है ये कोई एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं हो सकता। जितने बड़े पैमाने पर जितनी ब्रांचेस की जो दिखाया गया है, तो ये कोई एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं हो सकता और ये अननोटिसिंगली चल रहा हो हायर अप्स के उसमें ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल एक्ट है तो वो सिर्फ एक इट इज कन्फाइंड टू वन इंडिविजुअल, बट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एनी ब्रांच वेयर एवर इट इज शोन, उसमें जिस तरह के दिखाया गया है उससे लगता है कि सम सिस्टमेटिकली टू इम्प्रूव अपॉन द बिजनेस एंड द प्रॉफिट मार्जिन्स, ये इस तरीके के जो है वो खुद सजेस्ट करके जो है बिजनेस लाने के लिए तरीके अनएथिकल वेज में
ये जो है उसको फॉलो किया जा रहा है, वो दैट इज मोर सीरियस, क्योंकि आप लिमिट कोई भी करेंगे 1 रुपया कम करके उससे फिर ड्राफ्ट बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट कैन नॉट बी द सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, तो ड्राफ्ट के मसले पे हमने बात की, लेकिन इस कोबरा पोस्ट के खुलासे में एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट उभर के आया जो कि हर बैंक एम्प्लॉय ने पिच किया अपने कस्टमर को। वो ये था कि सिस्टमैटिक रिटायरमेंट सोल्यूशन कहा गया, उसको इजी रिटायरमेंट सोल्यूशन कहा गया कि आप 7 साल तक पैसे दीजिए, उसके बाद 15 साल के बाद आपको आपका पैसा डबल करके मिलेगा, 7 साल के बाद आपका टैक्स भी, आप टैक्समैन आपके पास वापस आके आपका टैक्स भी नहीं देखेगा। तो एक तरह से लूपहोल बताए गए। क्या ये कारगर है या नहीं, ये सवाल नहीं है, लेकिन क्या ये अपने आप में एक लूपहोल है जिसको प्लग करने की जरूरत है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे को उठा रहा है? इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मनी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। चर्चा चल रही है कोबरा पोस्ट के सनसनीखेज खुलासे पे कि किस प्रकार कुछ बैंकों में मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही व्यापक रूप से चल रही है। हर्ष, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। हम सब ने ये वीडियोस देखे, हम सब ने देखा किस प्रकार निवेश की बात की जा रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के यदि मुद्दे को कोई बाईपास करना चाहता है तो किस प्रकार के प्रोडक्ट्स में वो निवेश करे। एक प्रोडक्ट जो बार बार मेंशन किया गया, जो मेरे दिमाग में आया, वो था सिस्टमैटिक रिटायरमेंट सोल्यूशन, इजी रिटायरमेंट सोल्यूशन। हर बैंक के पास, हर इंश्योरेंस कंपनी के पास इसके लिए कोई नया नाम है, और काफी लोगों ने यह कहा कि एक बहुत ही इजी रिटायरमेंट सोल्यूशन है। आप 7 साल तक पैसा दीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं देना, 15 साल के बाद आपको पैसा वापस मिलेगा दुगना तिगना होके, और 7वें साल के बाद टैक्स डिपार्टमेंट भी वापस आके उन ट्रांजैक्शंस को नहीं खोलता है। तो क्या ये एक लूपहोल है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? देखिए, आप कोई भी सिस्टम बनाइए, जैसे अभी कहा गया, अगर लिमिट में 50 से 10 कर दूंगा तो 9,900 हो जाएगी। तो ये हमारे, लेट अस नॉट थ्रो आउट द बेबी विद द बाथ वाटर। हम गलत इससे प्लीज लेसन्स ना लें कि ये 7 साल तक 7 साल के बाद खोल नहीं सकते तो इसको 15 साल कर देते हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि चोरी करने वाले 1-2 लोग होते हैं, 98 लोग बहुत ही निष्ठावान और ऑनेस्ट होते हैं, और वो 2 लोगों का रास्ता बंद करने के लिए हम 98 लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाएं। ये हमारा एक स्टैंडर्ड रहा है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो सबको अंदर घुसने से उस पर बैन लगा दिया जाए। एयरपोर्ट में सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, किसी को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। तो इसके अलावा कि हम और क्या करें कि जिसकी नीयत अच्छी नहीं है उसको पकड़ें। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेंशन का आपने सही कहा कि इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज काफ़ी सूटेबल है इस चीज़ के लिए, सिंपली बिकॉज इसमें इंश्योरेंस होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए इवन लार्ज अमाउंट्स आप लेंगे तो एक मेडिकल जो चेक पॉइंट होता है, एक हेल्थ का जो चेक पॉइंट होता है, वो भी नहीं होता है। इसमें कोई आपको अंडर राइटिंग नहीं करनी है, फाइनेंशियल अंडर राइटिंग नहीं करनी है अगर इंश्योरेंस नहीं है तो दोनों जो फाइनेंशियल और हेल्थ का जो एक चेक पॉइंट होता है वो बाईपास हो जाता है। इंपॉर्टेंट केवाईसी नॉर्म्स इसमें भी वही है और स्ट्रांग है। अब ये हो सकता है कि वो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इतना प्रेशर है, बेचने वाले पे प्रेशर है, इतना पैसा बन रहा है उसके लिए, तो क्या वो नज़रअंदाज हो सकता है? शायद होता हो, नहीं पता। वो चीज़ तो अगर ये मैंने जैसे कहा कि अगर ये एक्चुअली खरीदते तो पता चलता कि ये नज़रअंदाज हो सकता है क्या, और बड़ी अमाउंट्स के लिए हो सकता है क्या ये मेजर तरीके के लिए हो सकता है क्या। लेकिन क्लियरली प्लीज इससे हमें रॉन्ग लेसन्स नहीं सीखना चाहिए। 1 आदमी 2 आदमी अगर इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसके लिए जो 98 और 99 जो ऑनेस्ट आदमी है, अगर हम ये लिमिट 7 साल की बढ़ा देते हैं तो आप सोचिए, आज अगर आपका टैक्स खुलेगा 7 साल के बाद, आप पेपर्स कहाँ से लाएंगे? आप कितने साल के पेपर्स रखेंगे? और कितने लोग हैं जो चोरी करते हैं? तो मतलब अगर आप चोरों को पकड़ने के लिए सारे रूल्स बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ईमानदार आदमी को होगी। तो ये मतलब सोच समझ के हमें इसमें रिएक्शन करना चाहिए। एक चीज़ क्लियर है कि ये जो हमने नज़रअंदाज कर रखा है मिस सेलिंग, ये एक दरवाज़ा है जिसके थ्रू आज तो सिर्फ छोटे चोर निकल रहे हैं, इस दरवाजे के थ्रू कभी बड़ा चोर भी निकल सकते हैं। बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग इज सीरियस। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस, करप्ट पॉलिटिशियंस की बात नहीं है। जो ड्रग ट्रेडर्स हैं, टेररिस्ट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग इज वेरी वेरी सीरियस। और ये जो एक मिस सेलिंग का दरवाजा है जिससे एक
जिसे कहते हैं कि एक प्रेशर बनता है कि इसको किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को नजरअंदाज करिए, मेरे ख्याल से सक्सीड बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा, ऐसे मेरा मानना है। लेकिन ये दरवाजा खुला है और इस पे ध्यान देना चाहिए। ये आज छोटा दरवाजा लग रहा है, लेकिन ये कोई दिन बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये नहीं भूलना चाहिए। चलिए बात करते हैं टैक्स के पर्पज से। सरकार ने ये बोला कि इस देश में सिर्फ 42,800 करोड़पति हैं। इस एक डेटा से भी काफी सवाल खड़े हुए कि क्या इस देश में सिर्फ इतने करोड़पति हैं। जिस प्रकार ब्लैक मनी की हम बात करते हैं, किसी ने यह भी सुझाव दिया कि सीबीडीटी को सारे बेनामी अकाउंट्स खोल के देख लेने चाहिए, उसको मेरे हिसाब से सरकार की सारी फिस्कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पुनीत आप बताइए, क्या सीबीडीटी की इसमें इन्वॉल्वमेंट एक कारगर कदम है और उससे भी हो सकता है काफी हद तक लूप होल्स प्लग हो जाएं? बिल्कुल हो सकते हैं, बट जैसे सब लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि इसमें बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, हम पर वो डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जो एनालिसिस है वो ठीक से अगर हो, अगर डेटा हम सीबीडीटी को दे देते हैं और वो उसके ऊपर प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं, या जो बैंकिंग सेगमेंट के पास खुद का अक्यूमुलेट किया हुआ डेटा है, अगर उसे हम पीरियोडिकली एनालाइज करें और उसके अंदर से एट अ रैंडम चेक करें, तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो सकती हैं। क्योंकि इशू कहाँ आ रहा है कि चीज़ें हैं, सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, बट उसे देखने वाला पीछे की तरफ जो बैकएंड पे काम होना चाहिए वो अगर थोड़ा और मतलब आई एम श्योर हो रहा है, बट थोड़ा अगर और ज़्यादा प्रेशर से हो और ज़्यादा उसके अंदर डिटेल्स हम निकाल पाएँ, तो उससे ऑटोमेटिकली डेटरेंट बन जाएगा। एज हर्ष हैज राइटली मेंशन कि 98% लोगों के लिए ठीक हैं, 2% लोग हैं, बट अगर वो एनालिसिस से हम वो 2% में से कुछ % लोगों को भी बाहर निकाल के अगर चेक कर सकते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली द डेटरेंट विल इंक्रीज। एज द बार इंक्रीजेज, द ऑप्शंस फॉर पीपल टू डू थिंग्स विल आल्सो रिड्यूस। So obviously we have to look at how we are going to work on the data we get, rather than saying that let's put more controls or let's make life more miserable for the common man. मिस चावला, मैं पीएमएलए के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। 2011 में इसमें संशोधन आया, 12 में इसमें संशोधन आया, तो जो मौजूदा पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो उसका जो रूप है, क्या वो अपने आप में इन सब लूप होल्स को लगाम में लाने के लिए अपने आप में कारगर सिद्ध हो सकता है? मेरे हिसाब से if you allow me to speak on this, this PMLA is now more stiff. There is no threshold limit. Earlier 30 lakhs was the limit. Now even if it is 1 rupee, one can be in problem. So actually money laundering, this laundering and all the SPMLA, it is actually to check the drug money and crime money. So but the over ambitious officers are putting 2% people also in problem. The very aim of this thing is to check the terrorist, drug money, bad money, crime money. The purpose is this. But unfortunately it is too harsh now. If you ask me, it is too harsh. And the perception going abroad, we want capital. Perception going abroad is not very good. Harder the laws, investor will run away. We are a country of 4-5% progress. Our progress is 4-5%. For this type of 4-5%, investor can find avenues elsewhere also. You understand? Sitting in our own house, we should have investor friendly policies, lesser of the stiff laws. There are I want to come back on that selling thing which you said. It is the marketing gimmick that after 7 years you will get this, you will get all in. There is AIR. That information is available with the income tax office. So it's not the guarantee that nobody will come to you. If somebody comes, the investor has to explain where the money come from, and he has to pay the tax. So not that these acts are there, everything will be okay. So as I earlier said, if the curve is 98% okay, you leave it like this. That to catch that 2%, don't disturb the curve. नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन
मैंने पीएमएलए का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि जिस प्रकार की हम ब्लैक मनी की बात करते हैं, जो एस्टिमेट्स चल रहे हैं कि ब्लैक मनी इतना स्टैश्ड है इस देश के अंदर और अब्रॉड में, वो ब्लैक मनी सरकार रिकवर करना चाहती है, आम आदमी भी चाहता है कि वो पैसा रिकवर हो। तो क्या वो पीएमएलए एक्ट जो है वो अपने आप में कारगर है? पुनीत, आप बताइए, जो पीएमएलए एक्ट है मौजूदा जो उसका रूप है उसको लागू किस प्रकार किया जाए? क्योंकि जैसा कि चावला जी ने कहा कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे तो हो सकता है निवेशक भी यहां से भाग जाएं, वो भी हमारे लिए बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो जो मौजूदा जो लॉज हैं, चाहे वो पीएमएलए हो, चाहे वो केवाईसी हो, चाहे वो और भी दूसरे लॉज हो प्रिवेंशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, क्या वो अपने आप में किसी प्रकार एक कंस्ट्रक्टिव वे में इस परिस्थिति को कंट्रोल में नहीं ला सकते? ये लॉ का बेसिक फंडा इसीलिए है कि ये परिस्थिति को कंट्रोल में लाएं. That is the reason why the law is there. But the question here is, as rightly mentioned, that we need to make the law in such a way that it does not stop investments flowing into the country. तो वो भी देखना है. And rightly mentioned, जैसे चावला जी ने कहा कि it is for the reason why, because we need to control the inflow from the different areas of like terrorism हो गया, drug mafia हो गया, etc. So it is a law which is made to make sure that we control that aspect of things. So it is only that the machinery has to work in a seamless way to get out this more in the market, so that people get restricted in using it to a level which they can, is what I would say, because it's a very thin line between what it is and what it can be. चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा. ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि जो आरबीआई ने अपनी तरफ से पहल की है कि वो नए प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइसेंस देंगे, क्या इस प्रकार के खुलासे से आरबीआई वो बैंक लाइसेंस देने में अब हिचकिचाएगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद. मनी मंत्रा में आपका स्वागत है. चर्चा चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग पे और जिस प्रकार कोबरा पोस्ट ने सनसनीखेज खुलासे किए. हर्ष, एक बहुत अहम सवाल है और मेरा आखिरी सवाल है जिसमें मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगा. वो ये है कि आरबीआई ने पहल की प्राइवेट सेक्टर बैंक नए बैंक लाइसेंस देने की. अब जो ये खुलासा हुआ है, क्या आरबीआई बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाएगा? क्या आरबीआई वाकई में हिचकिचाएगा कि वो अब नए बैंक लाइसेंस देने से पहले 50 बार और सोचेगा? क्योंकि पहले बहुत कड़े उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिए हैं उन कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए जो बैंक्स के लिए बिड करना चाहते हैं. आशुतोष, ये अगेन जैसे मैंने कहा, बहुत ही गलत इसका लेसन होगा इस खुलासे से अगर हम ये करें कि अब चीज़ों को और डिफिकल्ट कर दें. मेरे ख्याल से अगर अब कानून की बात हुई तो पीएमएलए कानून है, इतना सख्त कानून है, लेकिन अगर कानून बनाने से राम राज्य आ जाता तो हमारा देश आज बहुत ही खुशहाल होता. तो कानून बनाने से तो कोई खुशहाली नहीं आएगी या लॉज फॉलो नहीं होंगे. आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है. तो क्लियरली क्यों हिचकिचाना चाहिए नए बैंक्स के लिए? आई थिंक द की इज टू मेक श्योर कि जो सिस्टमिक इशू क्या है, ओवरऑल बैंकों पे बहुत प्रेशर है डिस्ट्रीब्यूशन या थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन की इनकम से, क्योंकि उसका स्टॉक मार्केट पे वैल्यूएशन अच्छा होता है. उसकी वजह से जो लिमिट्स होती हैं या जो टारगेट्स होती हैं वो स्टिफ होती हैं, और चूंकि स्टिफ होती हैं लोअर लेवल पे उसमें उसको बाईपास करने का, नॉन एथिकली बिजनेस सेल करने का काफ़ी जो है इंसेंटिव है, और उससे ये एक दरवाज़ा खुलता है. आज की तारीख में अगर उस वजह से कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है और अगर वो पकड़ी भी जाती है तो बैंकों पर क्या, व्हाट इज़ द पेनल्टी? 5 लाख की पेनल्टी, 10 लाख की पेनल्टी. वो मतलब 5 लाख 10 लाख की पेनल्टी पे तो आपके नुक्कड़ का पनवाड़ी भी अफेक्ट नहीं होता. बैंकों को क्या कहना. मेरे ख्याल से एक जो मिसिंग लिंक है वो एक ह्यूज डिसइंसेंटिव का होने का. डिसइंसेंटिव ये है कि अगर आप कहीं भी देखें, आप यूके में देखें, यूएस में देखें, अगर आप पकड़े जाते हैं, अगर कोई ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, मिस सेलिंग हुआ, अगर आप उसको कंप्लीटली ब्रेजनली प्रूव हो जाती है वो चीज़, तो जो फाइन लगता है वो इतना तगड़ा होता है कि बैंकें वो करने से पहले 2 बार सोचेंगी. तो ये एक मिसिंग लिंक है. हमारे रेगुलेटर्स अच्छे हैं, हमारे रूल्स अच्छे हैं, रेगुलेटर्स अच्छे हैं. कोई भी यहाँ पे आप देखिए, कोई बैंक में आपने ये नहीं देखा, ठीक है वो चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं, किसी ने पैसे नहीं मांगे कि मुझे पैसे चाहिए. वो एक प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहा है, खुद पैसे नहीं मांग रहा है. हमारे रेगुलेटर्स का भी छवि है, बहुत ही अच्छी छवि है. तो सिर्फ ये एक मिसिंग लिंक है कि कॉस्ट नहीं है,
बैंकों पर या फाइनेंशियल सिस्टम पर अगर वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करे। रूल्स रेगुलेशंस ऑलरेडी हैं। आई थिंक वो कॉस्ट अगर हम लेकर आए क्रेडिबल, एक या दो पर अगर लगाएंगे तो क्रेडिबल हो जाएगा कि नहीं आजकल जो है रेगुलेटर छोड़ेगा नहीं, अगर आप पकड़े जाएंगे तो काफ़ी आप पे फाइन लगेगा। अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इस पे अंकुश लग सकता है। और इस चीज़ को हमें अपने जो एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसमें एक ये चीज़ ऐड करनी चाहिए। जी मिस्टर शर्मा, मैं HSBC का यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा। HSBC को 1.9 ऑलमोस्ट $2 बिलियन की पेनल्टी देनी पड़ी थी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो क्या इस प्रकार के कड़े पेनल्टीज देने से बैंक्स नहीं तो चाहे उनके एम्प्लॉयज इस प्रकार के प्रैक्टिसेस करने से वो हिचकिचाएंगे? कड़ी पेनल्टी तो होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का ये एक्सपोजर है और इसको लेकर के गवर्नमेंट शुड बी वेरी सीरियस, क्योंकि अगर इसको अलाउ किया जाता है तो अब इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, किसका पैसा है, इसका बैकग्राउंड हम तो मालूम नहीं है। लेकिन वो पैसा ब्लैक का है, वो कहाँ से आया, उसकी सोर्स जो है उसके बारे में तो अभी किसी को मालूम नहीं है कहाँ का किसका पैसा है। और इसलिए जो है गवर्नमेंट के सीरियसली लेकर के इस तरह की पेनल्टीज जो है स्टिमुलेंट जो है पेनल्टीज वो होनी चाहिए। जी चावला जी, मैं एक एग्जांपल दूंगा। आप मौजूदा बजट की बात करें तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस 50 लाख से ऊपर पे 1% TDS की बात की गई है। ये माना जा रहा है लोगों का कि ये बहुत एक अहम कदम है जिससे ब्लैक मनी का जो फ्लो होता है वो काबू में आएगा। आप टैक्स के पर्पज से कुछ कहना चाहते थे, बताइए। मैं दो बातें, पहले बैंकिंग की तरफ से। मैनी ऑफ द बैंक्स दीज डेज हैव आउटसोर्स मैनी सर्विसेज। जी, जो आउटसोर्स एजेंसीज है ना, उनको टारगेट भी दिए जाते हैं। बिल्कुल। Don't only that you have to perform my banking activities, but you have to sell my products also. Direct sales agents. Selling agents. Those agencies have to meet the targets to retain those outsourcing contracts. So that is also one thing. Your target should be very realistic. Second, as Mr. Sharma said, banks managers or officers, their IT things, they can see that this man's income profile is very low, but how this man is depositing money in the bank account. जी. His banking transaction should be commensurate with the income declared by him. That is very easy. If I declare X amount of income, but my money deposits in the bank, my transactions are way beyond my income. So you can always ask, look gentlemen, how it is. You can report it to FIU. And second, regarding this taxation thing, anything which is TDS and all that, I don't know how the man, you sell property, I buy it, you have to have that TAN number. बिल्कुल। You will go TAN number. To make things easier, you read just 30% tax, make it 31%, and do away with all these taxation. Compliance cost of business is very high. Half of the time our businessman is doing compliance thing only. So my only submission is that our laws should be investor friendly. Compliance cost should be less. There are so many rules in place. So more the laws, more is the arm twisting, more is the corruption in the system. मिस्टर भार्गव, मैं सबसे पहले मुद्दे पे वापस आऊंगा जो आपने उठाया था। वो ये था कि जो एक सिस्टम है, जिस प्रकार से सिस्टम डिजाइन किया वो अपने आप में बिल्कुल कारगर है, लेकिन उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना सही तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। अब माना ही जा रहा है कि जो RBI है वो नए बैंक लाइसेंस देने में बहुत ज्यादा हिचकिचाएगा। उसने पहले ही इतनी स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगाई। यदि आप कंडीशंस की बात करें, कॉर्पोरेट हाउसेज रियल एस्टेट में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट क्वालिटी भी अब RBI देखेगा। दूसरा पहलू ये है कि अब एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी यदि बैंक में अपना KYC फॉर्म में एक एड्रेस भी चेंज कराने जाएगा, उसको बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। तो गाज तो जो है गिरेगी वो एक आम कस्टमर पे, बैंक के कस्टमर पे। तो क्या ये अपने आप में सही कदम हो? क्योंकि अब सब ये मान रहे हैं कि RBI और कड़ा हो जाएगा नए बैंक लाइसेंस देने में। देखिए आशुतोष, मैं कहना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ने जो गाइडलाइंस ऑलरेडी बनाई हैं नए लाइसेंसेस देने के लिए, वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। और जिस भी ग्रुप को वो लाइसेंस देगा वो उसका पिछला काफ़ी लंबा रिकॉर्ड देखेगा कि उनका कंडक्ट किस तरह का रहा है। प्लस अभी जो लास्ट लॉ में चेंज हुआ है उसमें रिजर्व बैंक को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बैंक मिसबिहेविंग। उस मामले में रिजर्व बैंक जो उसके अगेंस्ट काफ़ी कड़े एक्शन ले सकता है। लेकिन दूसरी तरफ रिजर्व बैंक की खुद की ये भी इंटेंशन है कि आज की तारीख में बैंकिंग रीच काफ़ी कम है जी। और ये शायद संभव होगा कि अगर नए बैंकों को हम लाइसेंस देते हैं और उनके साथ में एक प्री कंडीशन ये भी होती है कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द अनबैंक्ड एरियाज ऑन प्रायोरिटी,
या इसी तरह से एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट जो अभी आज की तारीख में भी है, कुछ फर्क पड़ा है पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी भी शायद इस बात की आवश्यकता है कि बैंकों में कंपटीशन और बढ़े ताकि कस्टमर को जो सर्विस है वो बेहतर मिले। तो जैसे आप कह रहे थे कि कस्टमर को हैरेस ना होना पड़े, तो उसके लिए भी बड़ा लेट डाउन, क्लियरली लेट डाउन नॉर्म्स होने चाहिए कि जैसे मैंने बीच में जिक्र किया था कि आप 4 चीज में से कोई एक चीज उसको देना है और आप चारों चीजें के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, दैट इज रिजल्टिंग इनटू हैरेसमेंट ऑफ द कस्टमर। तो ये बड़ा क्लियरली लेट डाउन होना चाहिए कि आपकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने के लिए मेरे लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उससे ज़्यादा मैं अगर नहीं मांगता हूं तो एक बैलेंस हो जाता है कि जेन्युइन कस्टमर हैरेस नहीं होता है और आपको जो कंट्रोल एक्सरसाइज करने हैं उसमें भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। पुनीत, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इससे नए बैंक लाइसेंसेस पे असर पड़ेगा? क्या आरबीआई और कड़ा हो जाएगा नए बैंक लाइसेंस देने में? हमने देखा यह है कि जब भी इस प्रकार का कुछ होता है, जैसे 2006 की बात करें तो आरबीआई ने 17 बैंक्स पे फाइन लगाया था केवाईसी नॉर्म्स के उल्लंघन के मामले में। तो जो ये मामला अब उभर के आया, क्या इससे जो आरबीआई का टारगेट था कि इस साल के अंत तक वो लाइसेंसेस के मामले में कुछ कुछ कदम उठाएंगे, कुछ लाइसेंसेस हो सकता है दिए जाए, क्या वो अपने आप में डिले हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी शुड नॉट लूज द लार्जर पिक्चर इन वेक ऑफ सम things that are happening around, because the law, whatever the as everybody has agreed that whatever the procedure they have laid down वो काफ़ी कड़ा है. So we should open up the market further so that the competition increases, better services available to everybody, and such things should not come in wake of restricting the licenses of new banks is what I personally feel, and that's how it will probably pan out. वो जो आप कह रहे थे कि 2006 में कुछ फाइन्स लगाए थे, दैट्स अ कॉल. फाइन्स शुड इंक्रीज एज वी हैव पॉइंटिंग आउट दैट सो दैट द बैंक्स थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग समथिंग करेक्ट और रॉन्ग, and that is something on a different track, whereas the larger picture here is that the license should not be affected by some incidences that have happened right here. तो जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने कहा कि कानून अपने आप में बहुत सही है, कानून बहुत ही सख्त है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार मिस सेलिंग हो रही है उस पर यदि लगाम लगाई जाए तो काफी हद तक ये मसला अपने आप में कंट्रोल में आ सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मेरे हिसाब से काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रहा, और यदि आरबीआई और सरकार ये सुन रही है तो काफी, हाँ जी बोलिए। One suggestion is that there should be one central KYC agent. If I have my KYC has been done, that number should be enough. I should give to any agency. Again and again, I should not be subject to KYC. आधार में शायद बाइंडर वही हो, पता नहीं। चलिए ठीक है, तो काफी प्रपोजल्स हमारे विशेषज्ञों ने रखे किस प्रकार केवाईसी नॉर्म्स को भी कड़ा किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। हमारे पास कानून बहुत ही सख्त पहले से ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस खास चर्चा पे। फिलहाल मनी मंत्र पे इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी प्रॉफिट।